हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बिग डेटा सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुका हूं। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे सिक्योरिटी और उसके बाद कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन। ओके, इन 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? तो देखिए, डेटा सिक्योरिटी हमारा होता है प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस यूजिंग इंस्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेटा को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। मैं इसको आपको आगे और अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद हमारा है कंप्लायंस, उसके बाद फिर ऑडिटिंग एंड फिर हमारा है प्रोटेक्शन। ओके, ये हमारी हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ बिग डेटा का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मेरे साथ पूरा बने रहें। मैं आपका हर एक टॉपिक इसमें पूरा 100% क्लियर करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आपका सिलेबस का कोई भी एक भी टॉपिक यहाँ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। और ये आज आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी, कंप्लायंस, उसके बाद ऑडिटिंग एंड फिर प्रोटेक्शन। ओके, तो डेटा सिक्योरिटी सबसे पहला टॉपिक हमारा, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस यूजिंग इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, ये हमारा हो गया डेटा सिक्योरिटी। फिर कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब क्या होगा? फॉलोइंग लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारा कॉम्प्लायंस कहलाता है। फिर ऑडिटिंग हमारा क्या कहलाता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज टू ट्रैक हु एक्सेस व्हाट डेटा। इसका मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड और एक्टिविटी को ट्रैक करना कि हमारा जो डेटा है वो कौन एक्सेस कर रहा है। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में आता है हमारा बैकअप, रिकवरी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रिवेंट डेटा लॉस। डेटा लॉस से बचाने के लिए हमारा प्रोटेक्शन यूज होता है, जिसमें बैकअप, रिकवरी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे अभी आपको, आप सोच रहे होंगे सिर्फ इन्होंने पढ़ दिया, इसको समझाया तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इस नोट्स को जो बनाया हूँ इसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बनाया हूँ, ठीक है। हिंदी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं, उनका रिवीजन नहीं हुआ रहता तो वो नहीं पेपर अच्छे से पाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? लेक्चर देखने का टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। तो मैंने इसमें नोट्स में अपने हिंदी इसलिए ऐड कर दी है ताकि अगर वहाँ पे वो लोग लेक्चर ना भी देखें तब भी अगर नोट्स एक बार देख लें तो उनको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे चारों टॉपिक को अच्छे से समझाया हिंदी में। सबसे पहले देखते हैं डेटा सिक्योरिटी। डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी हमारा क्या होता है? अनऑथराइज्ड जो भी एक्सेस है, जैसे मान के चलो अगर आप अकाउंट से पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपका ही वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगना चाहिए, किसी और पर्सन का नहीं। आप गए अकाउंट में, ओके, बैंक में गए, अब आपने वहाँ पे अपना पिन डाला, ठीक, जो भी आपका पिन होगा आपने फिंगरप्रिंट लगाया, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन गया तो सोचा जाके मैं आपका अकाउंट एक्सेस कर लूँ, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब वो वहाँ पे मान के चलिए आपका वो पिन भी डाल देगा करेक्ट, लेकिन जब वो अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे लगाएगा तो वहाँ पे सिस्टम जो होगा डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अनऑथराइज्ड चीज़ों से बचाने के लिए यूज होता है डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है? लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। लीगल रूल्स मतलब क्या? जैसे आप किसी का डेटा ब्रीच नहीं कर सकते, जैसे किसी का प्राइवेट फोटोज है, वीडियोस हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आप लीगल रूल्स फॉलो करें और किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये हमारा होता है कॉम्प्लायंस, ठीक। फिर ऑडिटिंग होता है। ऑडिटिंग में क्या होता है? सिस्टम एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं,
ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना। जैसे मान के चलो आपके पास कोई आपके पास एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक, जो सारे डेटा को मैनेज करता है, कौन आ रहा है, कौन कब जा रहा है, किसका क्या काम है, सारा चीज़, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ पे मतलब बेसिकली एक पर्सन होता है जो निगरानी रखता है, हाँ एक पर्सन टाइम पे आया नहीं आया, सभी लोगों की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है, तो वही हमारा कहलाता है ऑडिटिंग। ओके, इसके देखिए एग्जाम्पल, किसने क्या एक्सेस किया, ठीक है, मतलब वही सिंपल इसमें लिखा है कि किसने क्या चीज़ एक्सेस किया, वही हमारा ऑडिटिंग कहला रहा है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन देखते हैं। प्रोटेक्शन क्या होता है? बैकअप और रिकवरी से, डेटा लॉस से बचाव होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है बैकअप, जैसे मान के चलो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा ना होना चाहिए कि जो भी डेटा हो वो सारा लॉस हो जाए, ठीक है। बैकअप के थ्रू हम, ये जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन के थ्रू हम अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा लॉस से हम बेसिकली सिस्टम को बचाता है कि पूरी तरीके से डेटा लॉस हो जाए, अगर सिस्टम में कोई फेलियर भी आ जाए तब भी हमारा डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी डेटा सिक्योरिटी, कॉम्प्लियंस एंड ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट यहाँ पे आपको हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स, ठीक है, डेटा की जो प्राइवेसी होती है और एथिक्स उसके बारे में। तो देखिए डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्शन पर्सनल, ओके, इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर एंड नॉट शेयरिंग विदाउट कंसेंट। मतलब क्या होता है प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको सेफ रखना होता है, बिना परमिशन को उसको शेयर नहीं करना होता है। जैसे मान चलिए आप फेसबुक चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे बिग डेटा में आते हैं, ओके। लेकिन अब हमको क्या करना होता है, अगर मेरा प्रोफाइल है, मैंने फोटोज़ वीडियोज़ उस पर अपलोड किए हैं, रखे हैं, तो सिर्फ मैं जिनको चाह रहा हूँ वही लोग उनको देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। हर अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख नहीं सकता, ठीक है। उसको हमारा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो हमारा जो डेटा है इसको अनऑथराइज्ड पर्सन के पास, या फिर जिसको हम नहीं चाहते कि वो देखे, उसको नहीं दिखाता है, ठीक है। बेसिकली मतलब जो यूजर होगा वो जिसको चाहेगा अपना डेटा शो करना वही देख सकता है, दूसरा पर्सन नहीं। यही हमारा कहलाता है डेटा प्राइवेसी, ठीक। अब एथिक्स देखते हैं। एथिक्स, यूजिंग डेटा इन ए फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल वे विदाउट बायस और मिसयूज, ठीक है। डेटा का सही और फेयर तरीके से यूज करना, ओके। मिसयूज या बायस अवॉइड करना। मिसयूज या बायस मतलब जैसे डेटा अगर किसी कंपनी में, अमेजॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह का, जैसे आपके फ़ोन का एक्सेस लेते हैं वो लोग, कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ कुछ ऐप्स होते हैं लेते हैं एक्सेस, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनको जितनी नीड है बस वो उतना ही डेटा वहाँ से लें। ऐसा ना हो कि आपने अगर किसी ऐप को अपना फ़ोटोज़ या प्राइवेसी या कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से आपका पूरा डेटा वो लीक करें या फिर अपने यूज के लिए लें, ठीक है। तो वैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है एथिक्स, मतलब जो हमारा डेटा है उसका सही और फेयर यूज करना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास हमारा इंडिविजुअल पर्सन का डेटा है उसको सही ढंग से यूज करें, यही हमारा एथिक्स कहलाता है, ओके। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है, ओके। तो चलिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट। अब हम देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन तरीके से बिग डेटा में एनालिटिक्स होती है। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक। उसके बाद फिर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, फिर उसके बाद प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस, ठीक। तो देखो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड पास्ट डेटा, जो पास्ट में हुआ है, पास्ट डेटा को ये हैंडल करता है बेसिकली। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो होता है पास्ट डेटा को एनालाइज करता है कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसा रिकॉर्ड रहा है, कैसी चीज़ें रही हैं, उसको एनालाइज करने के लिए यूज होता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, फ्यूचर ट्रेंड्स, मतलब जो पास्ट डेटा होता है उसको एनालाइज करता है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद प्रेडिक्टिव क्या होता है, पास्ट डेटा के एनालिसिस पे फ्यूचर एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक काम होता है प्रेडिक्टिव का, ठीक है, प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, सजेस्ट व्हाट एक्शन टू टेक। पर्सपेक्टिव एनालिसिस जो होता है ये हमको बताता है कि क्या हमको करना होगा, ठीक है, क्या एक्शन लेना होगा, आगे क्या काम करना चाहिए, ठीक है। ये हमको बताता है किसके अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव के, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव के अकॉर्डिंग हमको ये सजेस्ट करता है कि हमको आगे कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप देख सकते हैं ये बताता है क्या होगा पास्ट डेटा, प्रेडिक्टिव ये बताता है क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है,
पर्सपेक्टिव जो होता है हमारा, ये सजेस्ट करता है क्या करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे हो गए डेटा एनालिटिक्स। ओके, अब आगे चल बढ़ते हैं। और बेसिकली बिग डेटा का एनालिटिक्स का यहाँ पे जो मैंने उसका थियरी नहीं लिखा, तो आप उसको बोल सकते हैं डेटा का एनालाइज करना। ठीक है, इन्हीं तीनों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि ये 5 डेटा को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और सही चीज़ों को सजेस्ट करना या फिर उनको फॉलो करना। ठीक है, यही हमारा हो गया बिग डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स यही कहलाता है बेसिकली, डेटा का एनालिसिस। ओके, यूजफुल इंसाइट्स को फाइंड करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। ओके, कन्वेंशनल सिस्टम के चैलेंजेस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला चैलेंज है इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, फिर स्लो डेटा प्रोसेसिंग, फिर डिफिकल्ट टू स्केल, हैंडल ओनली स्ट्रक्चर डेटा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है हमारा स्टोरेज लिमिट में होता है। ठीक है, इसका जो स्टोरेज है एक लिमिट में है। मान चलो यहाँ पे सिर्फ कोई स्टोरेज है जिसका एक लिमिट है, इसका लिमिट मान चलते हैं हम है यहाँ पर 12 GB मान चलते हैं। ठीक है, ये है इसका स्टोरेज। ओके, प्रोसेसिंग स्लो होती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है डेटा का वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, स्केल करना मुश्किल होता है, इसका स्केलेबिलिटी मुश्किल होता है। स्केलेबिलिटी मतलब इसके अंदर से यूजफुल चीज़ों को फाइंड करना। ठीक है, डेटा कितना स्केलेबल है, कितना अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा हैंडल करता है। जो स्ट्रक्चर डेटा है, एक रो एंड कॉलम फॉर्म में जो डेटा है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर डेटा जो होता है उसी को ये हैंडल करता है, स्ट्रक्चर डेटा को। ओके, अगर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है आपका तो ये उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही चैलेंजेस है कन्वेंशनल सिस्टम में, तो आप इतना याद कर लीजिए। ओके, और हाँ, दो लाइन आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, स्टोरेज लिमिट क्या होती है। ठीक है, उस सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस। तो इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस क्या होता है, uses AI and machine learning automatically detects pattern, help in smart decision making। देखो, इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस, सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस क्या करता है, डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा डेटा एनालिसिस कहलाता है। अब इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस क्या होता है, इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस मतलब इंटेलिजेंट के थ्रू डेटा को एनालाइज करना। इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा, जैसे जैसे एआई हो गया, एआई बॉट, ठीक, एआई हो गया, या फिर हमारा एमएल मॉडल हो गया। ठीक, एआई एमएल मॉडल वगैरह जो होते हैं, इनके थ्रू जो डेटा एनालाइज किया जाता है उसको हम इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस कहते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है एआई और एमएल का यूज होता है, ऑटोमेटिक पैटर्न डिटेक्शन होता है। ऑटोमेटिक पैटर्न डिटेक्शन मतलब जैसे देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह, ये सब के पास बहुत लाखों में इनके यूजर्स हैं। ठीक है, लाखों में इनके सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसको स्टोर करना, इसको एनालाइज करना ह्यूमन के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बेसिकली इंटेलिजेंट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है एमएल और एआई का मॉडल। ठीक है, जो पैटर्न को डिटेक्ट करता है कि हाँ, सेल्स कैसी हो रही हैं, कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो सारा चीज़ एनालाइज करता है प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस ये काम होता है हमारा इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस। बेसिकली इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस का मतलब ही हुआ कि इंटेलिजेंट के थ्रू, मशीन लर्निंग या फिर एआई के थ्रू जो डेटा एनालाइज किया जाता है, लार्ज स्केल पे जो डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है, उसी को इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट यहाँ पे हो आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेचर ऑफ डेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ डेटा। ओके, अब शुरू करते हैं। नेचर ऑफ डेटा में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेक्स्ट, वीडियो एंड लॉग्स। ओके, फिर डायनेमिक, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, लार्ज, मैसिव साइज, टीबी, पीबी। अब देखो, नेचर ऑफ डेटा, डेटा के जो नेचर होते हैं मतलब डेटा का बिहेव, डेटा किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो डेटा जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। डेटा टेक्स्ट भी होता है। ओके, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, और उसके साथ साथ हमारा जो है वीडियोस और फिर लॉग्स वगैरह। ठीक है, ये सारा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखते हैं डायनेमिक। डायनेमिक क्या करता है हमारा, डायनेमिक डेटा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है।
जो डेटा का फॉर्मेट होता है इसमें, नेचर जो होता है कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है। जैसे आप देखते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह, ओके, स्टॉक स्टॉक में आप देखते हैं वहाँ प्राइस जो होता है हमेशा हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है। ये हमारा एग्जांपल है डायनेमिक डेटा का, ठीक है। उसके बाद फिर लार्ज डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है। डेटा का साइज मतलब बहुत बड़ा, मतलब कैसा हो गया डेटा, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड वाइड डेटा स्टोर हो, या फिर बहुत करोड़ों लोग या फिर बिलियंस ऑफ पीपल्स के डेटा जब स्टोर होते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं लार्ज, ठीक है। तो ये हमारे नेचर है डेटा, बिग डेटा के। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा स्टोर होता है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, लॉग्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होता रहता है डेटा, ठीक है। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट में प्राइजेस वगैरह होते रहते हैं चेंज, वो हो गया, ठीक है। लार्ज में क्या होता है, लार्ज में मतलब मैसिव साइज में, टीबी एंड पीबी में जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लार्ज, ये हो गया नेचर ऑफ बिग डेटा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एनालिटिक्स प्रोसेस। एनालिटिक्स प्रोसेस में क्या होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालाइज एंड डेटा विजुअलाइज। डेटा कलेक्शन क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ओके, कलेक्ट करता है। फिर डेटा क्लीनिंग क्या करता है, डेटा में से जो भी हमारा डेटा मिलेगा, ठीक है, उसको क्लीन करेगा। क्लीन कैसे करेगा, मतलब उसमें से अनयूजुअल चीज़ों को बाहर करेगा और यूजफुल चीज़ों को, उस फुल चीज़ों को निकालेगा, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ओके। उसके बाद फिर डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा को एनालाइज करता है। मैंने आपको अभी एनालाइज के बारे में बताया था, तो ये डेटा को एनालाइज करता है, ओके। तो डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअलाइज करता है, मतलब फाइनल में जो डेटा का आउटपुट जनरेट होता है उसको शो करता है, विजुअल, ओके। अब देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा क्लीन किया जाता है, डेटा क्लीनिंग में, ठीक है, जैसे एरर्स वगैरह रिमूव होते हैं, ठीक है, और यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं। डेटा प्रोसेस किया जाता है, ठीक, ये डेटा प्रोसेसिंग में होता है। डेटा एनालाइज किया जाता है, डेटा एनालाइज में यूनिट में, ठीक है। डेटा को ग्राफ चार्ट में बनाया जाता है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में मतलब डेटा का जो आउटपुट जनरेट होता है ग्राफ्स में या फिर चार्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिटिक प्रोसेस, ठीक। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पे हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फाइनल चीज, टूल्स फॉर एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग, ओके। तो एनालिसिस के लिए जो टूल है, एनालिसिस, ओके, एनालिसिस टूल, और उसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग के जो टूल है, डेटा प्रोसेसिंग वर्सेस रिपोर्टिंग, ठीक है। डेटा टूल्स फॉर एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने के टूल्स वर्सेस रिपोर्टिंग टूल्स, ठीक है। एनालिसिस टूल्स, पाइथन, आर, अपाचे स्पार्क यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, ओके। रिपोर्टिंग टूल्स हमारा हुआ है टेबेल्यू, पावर बी आई यूज फॉर विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड्स, ठीक है। एनालाइज टूल्स हमारा हो गया पाइथन, आर, स्पार्क, ओके, डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, ये हमारा एनालाइज टूल हो गया। एनालिसिस टूल हो गया। रिपोर्टिंग टूल में क्या हो गया, जो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके, रिपोर्ट प्रोवाइडर, जो फाइनल बोल सकते हैं हम आउटपुट जो देता है, ठीक है। इसके लिए यूज होता है हमारा टेलबेव, टैबलेव, सॉरी। उसके बाद फिर पावर बी आई एंड ये डेटा को विजुलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं टूल्स फॉर एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग के लिए। तो आप इन टूल्स को पढ़ लीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछे कमेंट सेक्शन में। और उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। थैंक यू।